सभी को नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी या होलो टैक्सोनॉमी। ये तीनों एक ही ब्रांच के सिनोनिम हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इन तीनों में से किसी एक के नाम से पूछा जा सकता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की जो टैक्सोनॉमी की जो ब्रांचेस थी उसके बारे में बताया था। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ। अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी की परिभाषा, दोनों के बीच में अंतर और दोनों को अध्ययन करने के लिए उनमें कौन कौन सी स्टेजेस होती है उसके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा की थी। किसी भी प्रकार की टैक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर होते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या आकारिकीय लक्षणों के अलावा वनस्पति विज्ञान की अन्य जो शाखाएं या ब्रांचेज है वो विभिन्न समूहों के मध्य बंधुता या एफिनिटीज़ को बताने के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसी वजह से होलो टैक्सोनॉमी और मॉडर्न या ओमेगा टैक्सोनॉमी की ज़रूरत पड़ी। ये जो टैक्सोनॉमी है वो 1940 के आसपास स्थापित हुई, क्योंकि 19वीं शताब्दी और उससे पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी कारगर नहीं थी, लेकिन 19वीं शताब्दी और उसके बाद में विभिन्न प्रकार की इंस्ट्रूमेंट, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित हो गई और उस वजह से पौधों के सूक्ष्म से सूक्ष्म संरचनाओं का अध्ययन भी संभव हुआ और उन संरचनाओं को वर्गीकी में सम्मिलित करके विभिन्न प्रकार के समूहों का निर्धारण किया गया। इस टैक्सोनॉमी का जो प्रमुख उद्देश्य ये होता है वो है जातिवर्तीता का अध्ययन, स्टडी ऑफ फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होती है कि एक जो जाति है उसकी उत्पत्ति से लेके विकास की अब तक की जो यात्रा होती है उसको हम लोग जातिवर्ती कहते हैं। एक लाइन मैंने इसमें लिख रखी है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो जातिवर्तीयता का अध्ययन, उसका विश्लेषण, उपयुक्त एवं सटीक वर्गीकरण प्रणाली विकसित करना है। वर्गीकरण प्रणाली में हम लोग इस टैक्सोनॉमी में ऐसे लक्षणों को सम्मिलित करेंगे जो टैक्सोनॉमी को मोर एस्टेब्लिश या ज़्यादा स्थापित कर सके। विज्ञान की वह कौन कौन सी ब्रांचेस है जिसको मॉडर्न टैक्सोनॉमी में अप्लाई किया जाता है या सम्मिलित किया जाता है? एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी, भ्रूण से संबंधित जितना भी जो अध्ययन होता है वो विज्ञान की इस ब्रांच में किया जाता है। साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, या आपके आगे हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी का ही एक पार्ट है और इस टैक्सोनॉमी का मतलब न्यूमेरिकल और कीमो टैक्सोनॉमी का उपयोग आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा किया गया और विभिन्न प्रकार के क्लासेज, विभिन्न प्रकार के टैक्सा कोई निर्धारण में ये बहुत ही उपयोग साबित होती है। पैलिनोलॉजी, परागाणु विज्ञान, जिसमें हम परागकण के आकार का, परागकण की भित्ति का, परागकण के ऊपर किसी प्रकार का अलंकृत हो या कोई स्ट्रक्चर हो उसका उपयोग किया जाता है। तो कुल मिला के मॉडर्न टैक्सोनॉमी में विज्ञान की विभिन्न ब्रांचेस, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो हम लोगों ने पहले पढ़ाई है अल्फा और बीटा टैक्सोनॉमी में, लेकिन इसके अलावा इन ब्रांचेस का उपयोग भी किया जाता है। हम लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो मॉडर्न या होलो टैक्सोनॉमी है इसमें जो वर्गीकरण किया जाएगा वो माइक्रोस्कोपिक और बायोकेमिकल एविडेंस के ऊपर निर्भर रहता है। माइक्रोस्कोपिक किस लिए? क्योंकि जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं कोशिकाओं के, उन अल्ट्रा स्ट्रक्चर का उपयोग हम लोग इस टैक्सोनॉमी के वर्गीकरण में करेंगे। बायोकेमिकल, विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं, चाहे सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म हो, उनका भी अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। अब ये जो टैक्सोनॉमी है, इस टैक्सोनॉमी में कितनी प्रावस्थाएं हैं, हम लोग यहाँ पे उन प्रावस्थाओं को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा टैक्सोनॉमी है उसमें 3 प्रावस्थाएं थी, तो इस टैक्सोनॉमी में भी
3 प्रावस्थाएं मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। सबसे पहली प्रावस्था है सिंथेटिक फेज, जिसको अपन संश्लेषित अवस्था के नाम से जानते हैं। आप लोग इस पे ध्यान दें। एल्फा टैक्सोनॉमी से प्राप्त तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित संकलन कर इनको नवीन आयामों से जोड़ने तथा सूचनाओं के संश्लेषण का कार्य किया जाता है और इसके बाद जातीय वर्तीय वर्गीकरण प्रणाली को विकसित किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था कि जो एल्फा टैक्सोनॉमी जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं उनको हम लोग सम्मिलित करते हैं। आकारिकीय लक्षण, तो आकारिकीय लक्षण में जितने भी जो पौधे के कैरेक्टर आपको आकार के आधार पर दिखाई देते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको सुव्यवस्थित करके नई ब्रांचेस के साथ इसको अटैच करके एक फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन को इस प्रावस्था के अंतर्गत विकसित किया जाता है। तो पहली जो प्रावस्था मॉडर्न टैक्सोनॉमी की है वो है सिंथेटिक फेज। सेकंड प्रावस्था, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस टैक्सोनॉमी में जो मुख्य उद्देश्य होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म संरचनाओं का अध्ययन करके और उन संरचनाओं को वर्गीकरण में उपयोग लाना। तो सेकंड फेज में हम लोग इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक प्रावस्था, इसको आप कह सकते हो, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग किस लिए? पादप की सूक्ष्म से सूक्ष्म संरचनाओं जैसे कोशिका उपांग, सेल का कोई अपेंडेजेस हो, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जनन संरचनाओं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होगा उसकी मदद से इन सभी संरचनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं और छोटी से छोटी या बारीक से बारीक संरचना का जो उपयोग है वो किसी भी प्रकार के वर्गक, किसी भी प्रकार के जो रैंक है टैक्सोनॉमिक, उसके अभिनिर्धारण में किया जाता है। मुख्य रूप से जो टेक्निक वर्तमान समय में या मॉडर्न टैक्सोनॉमी में उपयोग में ली जाती है उसमें सैम और टैम तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये दोनों माइक्रोस्कोपी की टेक्निक है। आप लोग जब थर्ड ईयर में आओगे तो इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे। इस तकनीक के द्वारा छोटी से छोटी जो संरचना होती है कोशिकाओं के अंदर, उसका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है कि इन विधियों द्वारा कैरियोटाइप के अंतर्गत हम गुणसूत्रों की संरचनाओं का अध्ययन कर सकते हैं और कैरियोटाइप के अध्ययन के द्वारा विभिन्न प्रकार के जीनस, स्पीसीज, फैमिलीज, उनकी जो फाइलोजेनिक रिलेशन है या सहसंबंधता हुई या उनकी जो एफिनिटीज़ हुई, उस एफिनिटीज़ को हम लोग दर्शा सकते हैं। इसके अलावा पराग कणों का विस्तृत अध्ययन भी इस तकनीक द्वारा संभव है और उपरोक्त जानकारी का प्रयोग स्पीसीज और वैरायटी के अभिनिर्धारण में किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो टैक्सोनॉमी की रैंक होगी उस टैक्सोनॉमी की रैंक में स्पीसीज और वैरायटी लोअर कैटेगरी में सम्मिलित की जाती है, तो इसका जो उपयोग है उसमें भी किया जाता है। जो थर्ड प्रावस्था है मॉडर्न टैक्सोनॉमी की, उसको हम लोग न्यू टैक्सोनॉमिक टेक्निक्स कहते हैं। मतलब कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे जिस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अब तक ऐसी कौन कौन सी खोज हो चुकी है या कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से मॉडर्न टैक्सोनॉमी को उपयोगी साबित किया जा सकता है। इसमें विजुअल्स और नॉन विजुअल संदर्भ को महत्व दिया जाता है। ऐसे कैरेक्टर जो आपको दिखाई देते हैं, और कई बार ऐसे कैरेक्टर जैसे मान लो हम लोगों ने अल्फा टैक्सोनॉमी में बताया कि जो मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर है वो विजुअल्स में आएंगे। नॉन विजुअल का मतलब ये होता है कि उसके अध्ययन करने के लिए आपको किसी प्रकार के टेस्ट की आवश्यकता होती है। एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे जैव रासायनिक पदार्थों के लिए क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा विभिन्न जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को हम लोग विभिन्न प्रकार से उसको अलग भी कर सकते हैं। अब ऐसे कुछ कैरेक्टर जो हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो नई तकनीक में उपयोग में लिए जाते हैं। देखें आप, कुछ ऐसे लक्षण निर्धारण संबंधी समस्याओं को सुलझाने में उपयोगी साबित हुए हैं और कुछ उदाहरण हैं। एपिडर्मिस, वर्गी के अभिनिर्धारण में जो पौधे का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी बाह्य त्वचा जिसको अपन एपिडर्मिस कहते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और एपिडर्मिस की कोशिकाओं की आकृति और कोशिका भित्ति की जो मोटाई होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो नई टेक्निक है इसके द्वारा ग्रेमिनीकूल के सदस्यों की बाह्य त्वचा जिसको अपन एपिडर्मिस कहते हैं उसमें सिलिका की उपस्थिति या कोशिकाओं का पेपिलामय होना मुख्य अभिनिर्धारण लक्षण है।
पेपिलामय का मतलब होता है कि जो सेल होती है उसमें सेल के एक सरफेस पर कुछ भाग उभरा हुआ दिखाई देता है। ये एक आइडेंटिटी होती है पर्टिकुलर फैमिली की या पर्टिकुलर जनरा की। तो किस प्रकार से ये अभिनिर्धारण में उपयोगी साबित हुई है। इसी प्रकार ग्रेमिनी, एकैंथेसी और रूबिएसी, इन तीन में से दो फैमिली, एकैंथेसी फैमिली डाइकॉट से संबंधित है और ग्रेमिनी जिसका दूसरा नाम पोएसी है वो मोनोकॉट से संबंधित है। दोनों आपके सिलेबस में। इन तीनों फैमिली में रंध्रों के आसपास विशेष प्रकार की रक्षक और सहायक कोशिकाओं की उपस्थिति और परिवर्तन की प्रक्रिया उपरोक्त फैमिली के जातिवर्तीता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम लोग जब स्टोमेटा के बारे में आपको जब सामान्य जानकारी रखते हो कि जो भी रंध्र होता है वो रंध्र चारों तरफ से द्वार कोशिकाओं या जिसको अपन बोलते हैं गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाओं से घिरा रहता है और इसके अलावा सहायक कोशिकाएं सब्सिडरी सेल होती है वो भी उपस्थित होती है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें सहायक कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है, किसी में उपस्थित किसी में अनुपस्थित। इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। आपके कीमोटैक्सोनॉमी वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती है, कुछ ऐसे होंगे जिसमें सहायक कोशिकाओं के ओरिएंटेशन में भी फर्क होता है। तो ये जो सूक्ष्म संरचना है जिसको अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किया है, इसके अध्ययन के द्वारा इन तीनों फैमिलीज़ के अभिनिर्धारण में या इनके जातिवर्तीता को समझने में सहायता मिलती है। जैसा पहले बताया कि परागकणों की जो संरचना होती है या उसकी जो साइज़ होगा, उसका आकार होता है, परागकणों की भित्ति में कुछ मोटाई हो, परागकणों की भित्ति के अंदर कुछ प्रकार का अलंकरण हो, ऑर्नामेंटल सन जिसको ऑर्नामेंट कहते हैं, जिसको मतलब जो पहचान में मुख्य हो, वो भी इस प्रकार से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर मॉडर्न टैक्सोनॉमी की जैसे मैंने बताया कि इसमें अन्य ब्रांचेस को भी सम्मिलित किया जाएगा, तो एम्ब्रियोलॉजी जिसको हम लोग भ्रूणिकी कहते हैं वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। एक एग्जाम्पल है कि स्यूडो एम्ब्रियोसेक की उपस्थिति पोडोस्टेमोनेसी एक फैमिली है उसके अभिनिर्धारण में महत्वपूर्ण है। एम्ब्रियोसेक भ्रूणकोश और भ्रूणकोश का एक टाइप होता है, उसमें एक्चुअली आपको ऐसा आभास होता है कि एम्ब्रियोसेक है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देता है, ओइनोथेरा टाइप का एक एम्ब्रियोसेक होता है। हम अपना विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियोसेक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं या आगे और पढ़ेंगे कि ओइनोथेरा टाइप का जो एम्ब्रियोसेक होता है, पॉलीगोनम टाइप का भ्रूणकोश होता है, वो सबसे कॉमन होता है और ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म की फैमिली होती है उसमें यह पाया जाता है। तो इसी प्रकार ओनाग्रेसी जो फैमिली है उसमें इस प्रकार का एम्ब्रियोसेक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है वो अल्फा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी से किस प्रकार अलग है, इस टैक्सोनॉमी के अंदर कौन कौन से स्टेप है और स्टेप के द्वारा हम इस टैक्सोनॉमी को किस प्रकार से समझ सकते हैं। अंत में आप लोगों के लिए वापस मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको याद करना है और कॉपी में भी आपको एज ए होमवर्क के रूप में आपको लिखना है। आपको ये बताना है कि ओमेगा टैक्सोनॉमी या जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसकी परिभाषा, उसको कैसे आप परिभाषित करोगे, और दूसरा आपको ये बताना है कि एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी की उपयोगिता क्या है या मॉडर्न टैक्सोनॉमी का उपयोग अभी तक कहाँ कहाँ हो चुका है, इसके बारे में आपको जो भी एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम लोगों ने आज विस्तृत रूप से पढ़ा है उनमें से आपको आंसर देना है। धन्यवाद।